दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पर्यावरणीय अध्ययन का अगला लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखा या इसी को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, इसी को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको लैटीट्यूड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्षांश जो है, अक्षांश जो है अक्ष प्लस अंश से मिलकर बना हुआ है। तो अक्ष का मतलब होता है कील और अंश का मतलब होता है भाग। मान लीजिए ये एक हमारी पृथ्वी है और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। कहने का मतलब ये कि एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अक्षांश रेखा हम किसको कहेंगे? तो इसकी परिभाषा अगर हम जानने की कोशिश करें कि अक्षांश रेखा क्या है, तो अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से खींची गई एक कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी जो होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। और हम यदि एक आसान भाषा में बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं हमको दिखाई पड़ती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती है। तो पृथ्वी का केंद्र ये है, तो चाहे इधर से कोण बनाए 23.5 और चाहे इधर से कोण बनाए और इसको ऐसे मिला दें, तो एक कोण इधर एक कोण इधर, और इसको मिटा दें, तो इस तरीके से पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं का निर्माण हो गया। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश गुजरता है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, या इसी को हम विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं, इसी को हम विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं, विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं। विषुवत वृत्त इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी एक फुटबॉल की तरीके अगर है, फुटबॉल के शेप में है, तो जो अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी वो तो पृथ्वी के चारों तरफ खींची जाएंगी। तो वो जब चारों तरफ खींची जाएंगी गोलाई में, तो अक्षांश रेखा एक
वास्तविक रूप से एक वृत्त के रूप में वो बन जाती है। तो इसलिए इसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो और भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, मतलब पृथ्वी के गोले को 2 भागों में आधा आधा कर देती है। और इस ऊपर वाले नॉर्थ वाले पोल को, इस वाले गोलार्ध को यहाँ से ऐसे यहाँ तक आधा गोला, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से यहाँ तक गोला ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। तो वहाँ आपका उत्तर होगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। और अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्या पड़ी पृथ्वी पर कि अक्षांश रेखा क्यों हम पृथ्वी के ग्लोब पर खींचते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के तापमान का पता करते हैं। तो अक्षांश रेखा खींचने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर कहाँ कितना तापमान है, इन अक्षांश रेखाओं से हमको पता चल जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है जिसको हम भूमध्य रेखा, 23.5 पे आपने पढ़ा होगा, 23.5 अंश पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, इसको आप नॉर्थ कर लीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब उत्तरी में ये कर्क रेखा, और 66.5 पे ये एक आर्कटिक रेखा होती है, आर्कटिक रेखा। इसका जो मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा या मकर वृत्त भी आप कह सकते हैं, और 66.5 पे 66.5 डिग्री साउथ पे, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। तो ज़्यादातर सवाल इन 5 रेखाओं से परीक्षा में आते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि कौन उत्तरी गोलार्ध में है और कौन दक्षिणी गोलार्ध में है, ये हमको विशेष यहाँ पे ध्यान देना है। तो इन्हीं 5 देशांतरों को हमको विशेष ध्यान में रखना है। और जैसा कि हमने बताया कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी पर कहाँ कितना तापमान है उसका हम पता लगाते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये 0 डिग्री हमने देखा। तो इस 0 डिग्री को अगर हम मिटा दें
इस 0 डिग्री को अगर हम मिटा दें तो ये 23.5, ये 23.5 है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो जोन है, ये जो जोन है इस तरीके से, ये जो जोन है, जोन का मतलब होता है कटिबंध। जोन का मतलब क्या क्या होता है? कटिबंध। जोन को हम हिंदी में कटिबंध के नाम से जानते हैं। और दो देशांतर के बीच की दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक बात और जान लीजिए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर नहीं, अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हम कहेंगे 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच का जो जोन होता है, जो कटिबंध होता है, जो उसकी दूरी होती है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 1 डिग्री अक्षांश, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी ये 111 किलोमीटर होगी, ये 111 किलोमीटर होगी। और दो अक्षांशों के बीच जो गैप होता है उसको हम जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी की गतियां में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर जो सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है, कभी कर्क रेखा पर पड़ती है, तो कभी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो कभी 23.5 डिग्री मकर रेखा पर पड़ती है। तो ये जो जोन है 23.5 साउथ से और 23.5 नॉर्थ का, ये जो दोनों जोन है, इस जोन के भाग को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस दोनों जोन को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण का अर्थ होता है गर्मी और कटिबंध का अर्थ मतलब होता है जोन। कहने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी इस जोन में ही लंबवत पड़ती है, इसलिए इस जोन में अधिक गर्मी होती है। और जिस जोन में अधिक गर्मी होगी उस जोन में वर्षा भी अधिक होगी, और जब वर्षा अधिक होगी तो वहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाएगी। जैव विविधता का मतलब वहाँ पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक, किस डिग्री से किस डिग्री तक, कितना उत्तरी में और कितना दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। अब अगर हम इस 66.5 अंश साउथ क्या नॉर्थ, 66.5 अंश नॉर्थ आर्कटिक वृत्त की बात करें, आर्कटिक वृत्त की बात करें, कहने का मतलब ये वाला भाग, तो इस वाले भाग को हम या इस वाले जोन को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस जोन को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ पोल से लेके 66.5 के बीच में बात करें तो इसको हम नॉर्थ पोल 90 डिग्री से और 66.5 तक अगर हम देखें तो ये जो जोन है ये शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये जोन जो है 90 डिग्री से 66.5 के बीच का जो जोन है वो शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अधिक ठंडी पड़ती है क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। केवल लंबवत सूर्य की रोशनी 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ तक सीधी ही रोशनी पड़ती है। बाकी उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ की, तो ये जो जोन है ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। और उसी तरीके से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव से लेकर के और 66.5 के बीच तक की अगर हम बात करें तो इस जोन को भी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो कटिबंधों का विभाजन हुआ है वो सूर्य की किरणें कहाँ पर कैसे पड़ रही हैं उसके आधार पर किया गया है। और इस तरीके से हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि सूर्य की रोशनी कहाँ पे कैसे पड़ती है, कहाँ पे लंबवत पड़ती है, कहाँ पे तिरछी पड़ती है। तो लंबवत अगर सूर्य की रोशनी की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ तक सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। बाकी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। और 66.5 से लेकर के ध्रुवों तक सूर्य की रोशनी जो है वो और तिरछी हो जाती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इस तरीके से हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी के तापमान का पता लगाते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर क्या होता है। देशांतर रेखा, इसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। देशांतर देशों का अंतर। तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम पहली बात तो ये जान लें कि इस देशांतर रेखा के माध्यम से कहाँ पे क्या समय है उसका हम पता लगाते हैं। तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं के इंडिकेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि किस देश में क्या समय हो रहा है। इस देशांतर रेखा के माध्यम से हम जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि देशांतर रेखा के माध्यम से किसी देश के समय का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ क्या समय हो रहा है। और देशांतर रेखा, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। तो जैसा कि हमने कहा कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम
पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के समय का पता लगा पाते हैं कि कहाँ पे कितना समय हो रहा है। तो देशांतर रेखा की अगर हम बात करें अर्थ की कि देशांतर रेखा क्या है, एक वैसे तो देशांतर की परिभाषा या देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर क्या है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ऐसी रेखा जो दो ध्रुवों को आपस में जोड़ती है, ऐसी रेखा जो दो ध्रुवों में आपस में जो ऐसी रेखा जो दो ध्रुवों को आपस में जोड़ती है, उसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। या साधारण सी भाषा में आप कह लीजिए कि दो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा या उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो और देशांतर रेखा जिस तरह से हमने अक्षांश में 0 डिग्री अक्षांश पढ़ा, और उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर भी है, 0 डिग्री देशांतर भी है। अब 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ वहाँ तो हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की बात किए अक्षांश में, देशांतर के अंतर्गत भी हम देख रहे हैं जैसा कि चित्र में कि 0 डिग्री देशांतर भी जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। तो इधर वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो गोलार्ध, आप यहाँ मत करिए, पूर्वी देशांतर कर लीजिए, पूर्वी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। और पूर्वी देशांतर की तरफ का जो समय होगा वो प्लस में होगा और पश्चिमी देशांतर की तरफ का जो समय होगा वो माइनस में होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में सूर्य पहले निकलता है, इसलिए यहाँ का समय प्लस, और पश्चिमी देशांतर में अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ समय जो है माइनस में होता है। तो अगर हम देशांतर की बात करें अक्षांश में, जैसे हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं, दक्षिण की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं, तो 180 अक्षांश रेखाएं ये, और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, तो 190 उत्तरी, 90 दक्षिणी और 0 को मिला के कुल 181 अक्षांश रेखाएं हुई। उसी तरीके से यहाँ अगर हम देशांतर की बात करें कि पूरी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव का केंद्र है। तो आप उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये एक वृत्त का आकार ले रहा है। तो एक वृत्त का जो पूरा कोण होगा चारों तरफ, वो
360 अंश होता है। इसलिए पृथ्वी के कुल देशांतर की बात अगर की जाए तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो हम वहाँ कहेंगे कि पूरी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि ये एक वृत्त के रूप में है इसलिए। ESP और ENP, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है। इस तरीके से देशांतर रेखाएं पूरी पृथ्वी पर होती हैं। तो ये 0 डिग्री से अगर हम पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो हमको 100, जैसे ये है, ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से अगर हम चलें तो यहाँ से यहाँ तक 90 देशांतर, और फिर यहाँ अगर हम पहुँचें तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 देशांतर। तो 90 देशांतर ये पूरब और 90 देशांतर ये पश्चिम और 90 देशांतर ये पश्चिम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पूर्वी देशांतर में 180 देशांतर और पश्चिमी देशांतर में, ये मान लीजिए पूर्वी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी मान लीजिए। तो कुल पूर्वी और पश्चिमी को मिलाएंगे तो 360 अंश, 360 देशांतर। लेकिन अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में कुल देशांतरों की संख्या 180, पश्चिमी देशांतर में कुल देशांतरों की संख्या 180, टोटल 360 देशांतर। तो ये जो 180 वाला देशांतर है, चाहे हम इधर से इधर जाएं तब भी, और चाहे इधर से इधर जाएं तब भी, ये जो 180 है, जैसे पूरी पृथ्वी है गोलोक पे, 0 डिग्री देशांतर इधर और 180 ऐसे घूमेंगे और 180 इधर पश्चिमी की तरफ घूमेंगे, तो जो 180 पर हम पहुंचेंगे उस 180 देशांतर को हम कहते हैं कि पश्चिमी पूर्वी देशांतर। पश्चिमी 180 पश्चिमी पूर्वी देशांतर। तो 180 पश्चिमी पूर्वी देशांतर जो है वो ना तो वो पश्चिमी होता है और ना तो वो पूर्वी होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। और अभी हमने चर्चा की कि मतलब पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिमी देशांतर की तरफ आएंगे तो समय घटेगा। इस प्रकार से 360 देशांतर होता है। तो कुल 360 देशांतर पृथ्वी पर होते हैं और 360 देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो 24 घंटे का समय लगता है। हमने पृथ्वी की गतियों में पढ़ा है कि 23 घंटा 56 मिनट
पढ़ा है, लेकिन मोटा मोटा 24 घंटा हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब 360 देशांतर का चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। अगर इस घंटे को हम मिनट में बदलें तो ये 1440 मिनट होता है, क्योंकि घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से गुणा करना पड़ेगा और ये 1440 मिनट होगा। इस प्रकार 360 देशांतर घूमने में 1440 मिनट पृथ्वी को लगता है। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो 1440 मिनट बटा 360, इसको काटेंगे तो आएगा 4 मिनट। काटेंगे तो आएगा 4 मिनट। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इस चीज़ से हमको ये पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये 0 डिग्री देशांतर है और ये मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर है, ये मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर है। तो यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा और इस 0 डिग्री देशांतर को ही हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, या मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। जीरो डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं और इसी रेखा के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी के समय का निर्धारण करते हैं। और हमने अभी बताया कि पूर्वी देशांतर में समय प्लस होगा और पश्चिमी देशांतर में समय माइनस होगा। यदि यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहा है तो 1 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो अगर यहाँ 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है तो 1 डिग्री देशांतर पे 12:04 का समय होगा, वो भी पूर्वी देशांतर में। इसी प्रकार अगर यहाँ 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है तो अगर 1 डिग्री देशांतर पश्चिमी की बात करेंगे तो वहाँ 1 डिग्री देशांतर पश्चिमी में जो समय होगा वो 11:56 होगा, यानी 12 से 4 मिनट, 12 बजे से 4 मिनट कम, इसका मतलब 11:56 का समय होगा। क्योंकि पश्चिमी देशांतर में समय घटता है, इसलिए 4 मिनट एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट इधर आएंगे तो कम हो जाएगा और इधर 1 डिग्री जाएंगे, 1 अंश देशांतर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा पूर्वी में, और पश्चिमी में पर देशांतर 4 मिनट घटता हुआ समय चला जाएगा। तो इस तरीके से 0 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर जो भी देश होंगे वहाँ पे कितना समय हो रहा है, और 0 डिग्री के बाद पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत जो देश आते हैं वहाँ पे कितना समय हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर पश्चिमी है तो पर देशांतर 4 मिनट माइनस करते हुए चले जाएंगे, अगर पूर्वी है तो 0 डिग्री देशांतर के समय से 4 मिनट प्लस करते हुए चले जाएंगे, तो हमको उस देशांतर पर स्थित देश
में क्या समय हो रहा है इसका पता हमको देशांतर के माध्यम से चल जाता है। इस तरीके से देशांतर के बारे में हम लोगों ने जाना। मान लीजिए ये मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है हमारा। तो हर देश का जो समय होता है वो हर देश की अपनी एक मानक समय रेखा होती है, जिससे उस देश के समय का निर्धारण किया जाता है कि उस देश में कितना बज रहा है। हालांकि रूस की अगर हम बात करें तो रूस में कई मानक समय रेखाएं हैं, और जो भारत की हमारे जो मानक समय रेखा है वो उसकी अगर हम बात करें तो भारत एक देशांतरीय विस्तार वाला देश है। तो अगर हम इस गुजरात साइड की बात करें तो 68.7 देशांतर, और इस अरुणाचल प्रदेश वाले छोर की बात करें तो 97.25 देशांतर इस भारत का विस्तार है। और ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है। इसलिए पूर्वी देशांतर है क्योंकि पृथ्वी में भारत, मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत हमारा अब इधर 0 डिग्री अक्षांश के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ अगर हम बढ़ते जाते हैं, पूर्वी देशांतर की, तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। भारत हमारा यहाँ पर स्थित है हमारा भारत। तो इस तरीके से भारत हमारा यहाँ पर है। तो ये हम देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर के ये पूरब में है। तो 68.7 देशांतर और 97.25 देशांतर जो है ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ भी पूर्वी लिखा गया है और यहाँ भी पूर्वी लिखा गया है। और जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है, तो इन दो देशांतरों के बीच का जो अंतर होता है वो 30 देशांतर का होता है लगभग। तो इन्हीं 30 देशांतरों के अंतर्गत इसमें और इसमें 30 देशांतर का अंतर होता है। तो 30 देशांतर का मतलब हुआ कि अगर 30 देशांतर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो कम से कम उसको, जब एक देशांतर घूमने में,
घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो अगर 30 देशांतर वो घूमेगी तो कितना समय लगेगा? तो 30 × 4 = 3 × 4 = 12, 120 मिनट का समय उसको लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात में अगर 5 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 7 बजेगा। तो इस तरीके से एक ही देश में 2 समय होना ठीक बात नहीं है। इसीलिए इन दोनों देशांतरों के बीच एक 82.5 डिग्री देशांतर को भारत की मानक समय रेखा के रूप में जाना गया। प्रश्न भी आता है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो वहाँ आप ये कहेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और दो इस तरीके से अगर यदि, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच के लंदन से होके गुजरती है, और चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में है तो भारत में कितना समय होगा? यदि लंदन में 12 बज रहा है, लंदन में 12 बजे हैं, तो भारत में कितना बज रहा होगा उस समय? तो 82.5 को यदि हम 4 मिनट से गुणा कर देंगे तो कुल 330 मिनट आएगा। तो 330 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो ये 5.5 घंटा या 5.5 घंटा आएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.5 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5.5 घंटा जो आ रहा है ये लंदन के समय से, ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा भारत का समय आगे होगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर में हम लोगों ने जाना कि समय बढ़ता है। इसलिए अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो उसी समय भारत में 5:30 बजेंगे, भारत में 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है। तो 5.5 घंटा भारत का समय लंदन के समय से आगे होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। यही भारत यदि 82.5 यही भारत की मानक समय रेखा यदि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर में होती, तो पश्चिमी देशांतर में जो भारत का समय होता, उस समय जब लंदन में 12 बज रहे हैं तब पश्चिमी देशांतर में समय घट जाता। तो क्योंकि पश्चिमी देशांतर में समय घट जाता, और जब 12 बजे से 5.5 घंटा हम निकालते, 12 बजे से 5.5 घंटे को हम अलग करते, तो 6:30 बज रहा होता। यही भारत अगर पश्चिमी देशांतर में होता तो समय कम हो जाता 5.5 घंटे।
चूँकि पूर्वी देशांतर में है तो बढ़ गया, और पश्चिमी देशांतर में होता 5.5 घंटा कम होता। तो 12 से, अगर ये पूर्वी देशांतर में है तो लंदन में 12 बज रहा है तो 5:30 बजेगा भारत में। लेकिन अगर यही पश्चिमी देशांतर में होता तो फिर 5.5 घंटा समय कम होता, और जब लंदन में 12 बज रहा होता तो भारत में फिर 6:30 बज रहा होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि देशांतर के बारे में। और ये यहाँ से भी प्रश्न आता है कि भारत की 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा, ये इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी आप लोगों ने देशांतर के बारे में जाना। अक्षांश के बारे में अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और दो अक्षांश के बीच को हम जोन के नाम से जानते हैं, जिसको हम कटिबंध कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच को हम गोर के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं गोरे लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से हम पूर्वी देशांतर के देशों में कौन सी तारीख है, पश्चिमी देशांतर के देशों में कौन सी तारीख है, इसकी गणना करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से हम किस देश में क्या तिथि है, क्या दिनांक है, क्या डेट है, इसकी जानकारी हमको इस अंतरराष्ट्रीय तिथि के माध्यम से प्राप्त होती है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमने बताया कि 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे होती है। 0 डिग्री मान लीजिए ये पृथ्वी है गोल, इधर 0 डिग्री देशांतर है, तो उसके पीछे 180 इधर, 180 इधर। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। तो देशांतर रेखाएं ऐसे बनी होती, ऐसे बनी होती हैं देशांतर रेखाएं। अब ये 0 डिग्री देशांतर के इधर वाले भाग को हमने बताया था कि पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। और इधर वाले भाग को हमने बताया, 0 डिग्री के इधर वाले भाग को हमने बताया था कि ये पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि पूर्वी देशांतर की तरफ समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर की तरफ समय घटता है। तो इस प्रकार पूर्वी देशांतर में 180 देशांतर की हमने बात की थी, पश्चिमी देशांतर में भी 180 देशांतर की हमने बात की थी। तो एक देशांतर घूमने में
पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, तो 180 देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो इस हिसाब से देखें तो 18 चौक 72, 720 मिनट का समय लग रहा है। भाई एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 80 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 720 मिनट का समय लगेगा। और इस 720 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो कुल मिला के 12 घंटा आएगा। तो पूर्वी देशांतर में 12 घंटा और पश्चिमी देशांतर में 12 घंटा, और कुल 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो 180 देशांतर 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट होता है। तो 180 डिग्री देशांतर से यदि हम बात करें कि यहाँ मान लीजिए ये 100 डिग्री देशांतर है यहाँ, और इसके बाद इधर जाएंगे पूर्वी देशांतर में, तो चलते चलते जब हम 180 देशांतर पे पहुंचेंगे, चाहे 0 डिग्री से पूर्वी की तरफ जाएं और चाहे 0 डिग्री से दक्षिणी पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएं, तो हम 180 देशांतर पर पहुंच जाएंगे। और उस 180 देशांतर को इस 180 देशांतर को पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं। इसको पश्चिमी पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि पश्चिमी पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 180 डिग्री देशांतर जो होता है वो पश्चिमी पूर्वी देशांतर होता है, जिससे हम पूरे देश की तिथियों का निर्धारण करते हैं। और पूर्वी देशांतर में जो भी देश होंगे उसमें एक दिन ज़्यादा होगा, और पश्चिमी देशांतर में जो देश होंगे उसमें एक दिन कम होगा। कहने का मतलब ये है कि पूर्वी देशांतर में यदि 23 तारीख है तो पश्चिमी देशांतर में 22 तारीख होगी। यदि पूर्वी देशांतर में मंगलवार है तो पश्चिमी देशांतर में सोमवार होगा। तो इस तरीके से हम 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और इस तिथि रेखा के माध्यम से हमारे पूरी पृथ्वी की तारीखों और दिनों का पता चलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, और मानक समय रेखा क्या होती है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो हम आशा करते हैं कि ये सब सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।